प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतवर्ष की, यानी कि आज़ादी के संघर्ष की, और उसके बाद आज़ादी के बाद के 75 साल का ये जो लंबा अंतराल हमारा 75 साल का जो सफ़र रहा है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये सफ़र बहुत लंबा हो चुका है। आज़ादी के बाद भी 75 साल कम नहीं होते हैं, बहुत लंबा सफ़र है। ये कैसा रहा, इसको हम सारे को करीब करीब 1 घंटे के आसपास की हमारी चर्चा होगी, लेकिन इसको हम 3 हिस्सों में करेंगे। 3 हिस्सों में लेंगे हम इसको। तो पहले हिस्से में हम लेंगे यानी कि आज़ादी का ईमानदार संघर्ष बनाम भ्रष्टाचार, भ्रष्ट व्यवस्था, यानी कि जो संघर्ष था आज़ादी का वो कितना ईमानदारी से था, और उसके बाद जो व्यवस्था आई है वो कितनी भ्रष्ट रही है। तो हमारा पहले पार्ट में जो चर्चा होगी वो आज़ादी का ईमानदार संघर्ष और भ्रष्ट व्यवस्था, दोनों का क्या समीकरण है, क्या तालमेल है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है, आज़ादी का संघर्ष बहुत ही कठिन संघर्ष था, आसान नहीं था बिल्कुल भी। यानी अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि अंग्रेज़ इतने मजबूत हो चुके थे, पैर जमा चुके थे, वो पूरी तरह से पैर जमा चुके थे। जैसा अंग्रेज़ों का इंग्लैंड में शासन चल रहा था, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर चला रहा थे। यहाँ पर वो अपना हक इतना ज़्यादा समझने लग गए थे कि वो किसी, क्योंकि उसका कारण भी था, हमारे बीच में से कुछ लोग उन्होंने अपने बना लिए थे। इन लोगों के लिए देश महत्व नहीं रखता था, इन लोगों के लिए उनकी गुलामी महत्व रखती थी, क्योंकि जिसकी मानसिकता गुलामी की होती है वो उससे बाहर निकलना मुश्किल है उसका। तो उस मानसिकता में ही बस फलता फूलता रहता है। ये अलग अलग भावनाएं हैं। उस दौरान में, यानी आज़ादी के संघर्ष के दौरान में, कुछ लोग गद्दारी पर भी थे, यानी गद्दार भी थे जो गद्दारी कर रहे थे देश के प्रति और अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, और कुछ लोगों के लिए सब कुछ देश ही था, भारत माता ही सब कुछ थी, भारत की धरती ही उनके लिए सब कुछ थी, ऐसे भी लोग थे। तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे पहले पार्ट में। यानी आप देखिए, अगर पूरा देश इकट्ठा होता तो शायद हमारा आज़ादी का जो संघर्ष था वो इतना मुश्किल नहीं होता जितना कि, क्योंकि उन लोगों ने अपने आदमी यहाँ पर बीच में ऐसे बिठा दिए थे, वो जो बहरूपी होते हैं, वो जो देशद्रोही होते हैं, उनको अपनी तरफ कर लिया था। और उसमें बहुत सारे लोग थे, जिसमें एक आरएसएस नाम का संगठन है देश में, आप सबको पता है। इनकी आज़ादी के संघर्ष में कोई भूमिका नहीं रही है, कोई भूमिका नहीं रही। ये हमेशा अंग्रेज़ों के साथ थे, हमेशा अंग्रेज़ों का साथ दिया इन्होंने, कभी देशवासियों का साथ नहीं दिया, कभी उन महान क्रांतिकारी, उन महान वीरों का साथ नहीं दिया जो देश को आज़ाद कराना चाह रहे थे, जो अंग्रेज़ों के चंगुल से देश को निकालना चाह रहे थे। इन्होंने उनका कभी साथ नहीं दिया। दुर्भाग्य की बात है, इन्होंने उन शहीदों को शहीद भी नहीं माना है, ये उनको आतंकी कहते थे। यही आरएसएस है। आगे चल करके इसी के अंदर से एक पार्टी का भी जन्म होता है, मतलब बीच में कई और रूप धारण किए हैं, लेकिन फाइनली भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का, वो आरएसएस की ही पार्टी है, इसी के बीच में से वो निकली है। तो ये इसके बीच में हम सारी चर्चा करेंगे। 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष आज़ाद हो गया, और 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हो गए थे, हम रिपब्लिक हो गए थे, भारतवर्ष रिपब्लिक हो गया था। और उस वक़्त ऐसा लगता था कि अब हम अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हो गए हैं, अब हमारा जो देश है वो स्वतंत्र है, अब हम अपनी मर्जी से अपने देश को खूब डेवलप करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे। क्योंकि देखिए, अपना घर होता है, एक किराए का घर होता है। उस वक़्त हम, बेशक देश हमारा था, भारत धरती हमारी थी, लेकिन हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे शायद हम उनकी मेहरबानी से जी रहे हैं, अंग्रेज़ों की मेहरबानी से हम लोग जी रहे हैं, ऐसा माहौल था। तो एक किस्म से जैसा किराएदार होता है मकान मालिक के सामने, वही हैसियत हम लोगों की हो गई थी कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे ही देश के काफ़ी लोग उनके साथ मिल गए थे, जिससे वो लोग और मजबूत हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ की सारी रिपोर्ट उनको मिलने लगी है। अब हम इस सफ़र की बात करेंगे कि आज़ादी का सफ़र जब 15 अगस्त के बाद जो शुरू हुआ है हमारा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो महान शहीद जो हमारे कल को सुरक्षित करने के लिए अपने आज को मिटाकर चले गए थे, ये देश उन्हें कभी नहीं भूल सकता है। ये देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने उनको कभी अपना माना ही नहीं है,
जिन्होंने कभी देश को अपना माना नहीं है, कभी देशवासियों को अपना माना नहीं है, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अदरवाइज ये देश 140 करोड़ लोगों का है, ये हमेशा उनका ऋणी रहेगा, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दे करके अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया है। आज इस वक्त में अगर कोई किसी से कुर्बानी की बात करे तो शायद कोसों दूर आदमी भाग जाएगा। और उनमें क्या जज्बा था, मैं एक एक का नाम लूँगा तो शायद छूट जाएंगे आधे, लेकिन वो तमाम के तमाम वीर, शूरवीर, क्रांतिकारी इतने बहादुर थे, जज्बा उनके अंदर देश प्रेम का भरा हुआ था, देश प्रेम का भरा हुआ। यानी आप लगाइए, अपने परिवार की उन्होंने कभी नहीं सोची है कि मतलब जब देश के ऊपर मरने मिटने के लिए तैयार हो गए तो देखिए कभी भी जान जा सकती है, तो परिवार में क्या होगा, परिवार के क्या हालात होंगे, कभी उन्होंने नहीं सोचा है। उन्होंने ये लगा लिया ये धरती माता ही मेरी माँ है और ये भारतवर्ष ही मेरा पिता है। सब कुछ भारत को, इस देश को, इस धरती को उन्होंने माना। अपने माँ बाप का भी उन्होंने यही सोचा कि वो भी इसी धरती का हिस्सा है, कभी अलग से उनको नहीं सोचा है। आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उनके जज्बे को देखते हैं, उनकी कुर्बानी को देखते हैं। और अंग्रेज़ों ने उनको अपनी तरफ करने के लिए क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या उनको ऑफर नहीं दी, मगर वो कभी झुके नहीं है, कभी नहीं झुके हैं। हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, लेकिन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया। इन्हीं की इस कड़े संघर्ष का नतीजा था कि आखिर अंग्रेज़ों को यहाँ से जाने का फैसला करना पड़ा। अब उसके बाद से हमारा जो सफ़र शुरू हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी कि कुछ काम नहीं हुआ है। देश में बहुत कुछ काम हुआ है, काफ़ी कुछ काम हुआ है उस दौरान में जो सरकार चली है, लेकिन जितना हो सकता था उतना नहीं हुआ है, और ज़्यादा हो सकता था। क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा है, हम चर्चा जिस वक्त हमने शुरू की है, मैंने कहा है आपको कि ईमानदारी मतलब आज़ादी का ईमानदार संघर्ष बनाम भ्रष्ट व्यवस्था। तो ये व्यवस्था हमारी भ्रष्ट रही है डे वन से। देश आज़ाद हो गया, अपनी सरकार बन गई, अपना सब कुछ हो गया, लेकिन ईमानदारी हमें कभी देखने को नहीं मिली है। बेईमानी रही है हमेशा, भ्रष्टाचार पनपा रहा है। हाँ, ये अलग बात है, इस 75 साल में किसी ने कम किया है, किसी ने ज़्यादा किया है, लेकिन भ्रष्टाचार में तकरीबन सभी सरकारें लिप्त रही हैं। एक को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, एग्जम्पशन यहाँ पर एक सरकार के लिए मैं ज़रूर अलग से बात कहना चाहूँगा, वो थी लाल बहादुर शास्त्री जी की। लेकिन वो अल्पकालीन सरकार थी, छोटे समय तक रही है, वो बहुत कम समय तक रही है। ये दुर्भाग्य था देश का। अगर लाल बहादुर शास्त्री जी अगर अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर जाते तो मुझे पूरा भरोसा है देश का नक्शा कुछ और होता, क्योंकि इतने ईमानदार, इतनी मतलब ईमानदारी उनके अंदर जो हमने देखी, कूट कूट के भरी हुई थी, देश प्रेम उनके अंदर कूट कूट के भरा था। अफसोस कि बाकी राजनेता कमोबेश 100% नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कमोबेश बेईमानी और भ्रष्टाचार उनके अंदर भरा हुआ था। इसी के बल पर वो चलते रहे हैं, बेईमानी भी करते रहे हैं, लेकिन देश भी आगे बढ़ रहा था, देश चलता रहा आगे। मगर किसान को जितनी तरक्की करनी चाहिए थी, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बार एक नारा दिया था, आपको शायद याद होगा सबको, जो हमारी 1965 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई थी, ये बहुत मजबूत लड़ाई थी, बहुत ही मतलब कड़ा संघर्ष था ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान को ये घमंड था कि मैं तो इंडिया को बहुत जल्दी पस्त कर दूंगा, क्योंकि उनके पास जो हथियार थे वो हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे थे। पैटर्न टैंक थे जो अमेरिका ने दे रखे थे, क्योंकि अमेरिका का झुकाव पूरा का पूरा पाकिस्तान की तरफ था। वैसे अमेरिका हमारा कभी हुआ नहीं है, अलग बात है, ये उनका खुद का स्वार्थ होता है, तब वो अपना झुकाव इंडिया की तरफ दिखाते हैं। लेकिन अमेरिका का हमेशा जो है झुकाव रहा है, पाकिस्तान की तरफ रहा है। तो उन दिनों उन्होंने पैटर्न टैंक दे रखे थे, तो अमेरिका पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को भी ये घमंड था कि हम इस लड़ाई को बहुत जल्दी जीत लेंगे। लेकिन हुआ उसकी उलट। उसका कारण था हमारी सेना का जज्बा। भारतीय सेना, मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ, विश्व में यानी दुनिया में, धरती के ऊपर भारतीय सेना से बहादुर कोई सेना आपको नहीं मिलेगी। और यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, इस बहादुर भारतीय सेना का मैं भी एक सिपाही रहा हूँ। ये सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है कि उस बहादुर सेना का हिस्सा मैं भी रहा हूँ। ये मुझे आपको बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है। तो भारतीय सेना
का जो जज्बा है, सैनिकों का जो जज्बा है, ये आपको धरती पर और कहीं नहीं मिलेगा। और 1965 की जो लड़ाई हमने जीती थी वो इसी भारतीय सेना के जज्बे के वजह से जीती थी। जो हमारे जवानों का, अधिकारियों का जो जज्बा है वो सच में देखने लायक है, देखने लायक है। यानी जिन पैटर्न टैंकों की हमारे पास कोई तोड़ नहीं थी, हमने उन टैंकों की कब्रगाह बना दी थी, कब्रगाह खोद दी थी उनकी। अमेरिका देखते रह गया था कि मेरे टैंकों को भारत की सेना ने कैसे तोड़ दिया। हमारे पास बड़े बड़े जाबाज थे, बड़े बड़े जाबाज जो सैनिक थे। तो ये यानी आप लगाइए कि जब हमारे जो है उधर से पैटर्न टैंक की तरफ एडवांस कर रहे थे तो एक बार कठिन हालात लगने लग गए थे, मगर हमारी जो है ना अब्दुल हमीद जैसे बहादुर जो सैनिक थे, अब्दुल हमीद का उस लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है। पैटर्न टैंकों को तोड़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन पैटर्न टैंकों की हमने कब्रगाह बना दी थी भारतीय सेना ने। तो कहने का मतलब है हमारी सेना का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अफसोस हमारा जो राजनीतिक जो सिस्टम रहा है, राजनीतिक जो व्यवस्था रही है, ये 75 सालों में कभी जवाबदेह नहीं रही है, कभी डेडिकेटेड नहीं रही है, कभी ईमानदार नहीं रही है। देश प्रेम इनके अंदर कभी आज तक देखने को मिला ही नहीं है, कभी नहीं मिला है। जैसे सैनिक प्रेम करता है अपने देश को, जैसे हमारे महान शहीद जो अंग्रेजों को भगा के चले गए, वो देश प्रेम अगर इस सरकार में होता, हमारे राजनीतिज्ञों में होता, तो शायद देश का नक्शा कुछ और होता। अगर मैं आपको गलत ना लगे आपको, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो ये 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमें जो आज़ादी मिली थी, वास्तव में अगर गहराई में आप देखेंगे, गहराई से आप सोचेंगे, तो वो आज़ादी नहीं थी, वो केवल सत्ता का हस्तांतरण था, एक्सचेंज ऑफ पावर था, ट्रांसफर ऑफ पावर था। यानी जो पावर या जो सत्ता गोरे अंग्रेजों के पास थी, वो गोरे अंग्रेजों ने काले अंग्रेजों को सौंप दी। मगर ये काले अंग्रेज ये उन्हीं के होके रह गए, ये गोरे अंग्रेजों के ही होके रह गए। और इनकी सोच अगर मैं आपको सही बताऊं, ये उनकी सोच से भी गंदी सोच है इनकी, बहुत घटिया सोच है इनकी। अगर ये काले अंग्रेज सच में भारत के बन के होते रहते, मतलब इस देश के नागरिक अपने आप को समझते, तो आज देश पता नहीं कहाँ पहुँच गया होता, विश्व शक्ति आज भारत बन गया होता। मगर इनकी कोशिश हमेशा भारत को पीछे रखने की रही है, भारत को कमज़ोर करने की रही है, ये साजिश रही है इनकी। ये बड़ी दुख की बात है। यानी किसी भी वर्ग ने, हमारे बाकी संस्थान बहुत बने हैं, साधन बहुत बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो तरक्की हर वर्ग की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। अब देखिए किसान का, जैसे मैंने आपको बताया था, जब अमेरिका ये पाकिस्तान और हमारी जो लड़ाई 65 की थी, तो अमेरिका ने हमारे, क्योंकि गेहूं की कमी थी, अमेरिका से गेहूं आ रहा था हमारे पास, तो जो बढ़िया गेहूं आता था उसकी जगह अमेरिका ने घटिया गेहूं देना शुरू कर दिया। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने, और क्योंकि उनकी चाल थी अमेरिका की, वो चाल ये थी कि ये अच्छे गेहूं की मांग करेंगे तो मैं इनके ऊपर कोई शर्त लगा दूंगा। शर्त मतलब जो हमारी जो लड़ाई चल रही थी पाकिस्तान के साथ, उसका किसी तरीके से ये लोग उसका गलत इस्तेमाल करना चाह रहे थे अमेरिका। तो उन्होंने कुछ ऐसे विचार रखे जो शास्त्री जी को बिल्कुल पसंद नहीं आए, और शास्त्री जी ने वो गेहूं लेने से मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन देशवासियों से शास्त्री जी ने एक अपील की थी कि प्यारे देशवासियों, आज हमारे पास अन्न की कमी है, गेहूं की कुछ कमी है, बहुत जल्दी हम लोग इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक आप एक दिन का हफ्ते में उपवास रखें। और शास्त्री जी की इस अपील को पूरे देशवासियों ने हाथों हाथ लिया, सब ने एक दिन का उपवास करना शुरू कर दिया, जिससे हमारी कुछ अन्न की जो कमी थी वो इससे पूरी हुई है। और दूसरी अपील शास्त्री जी ने किसानों से की थी, मेरे बहादुर किसानों, मैं चाहता हूं कि हम बाहर से गेहूं लेने की बजाय दूसरे देशों को गेहूं देना शुरू करें। और ये शास्त्री जी की अपील किसानों के सीधे अंदर टच कर गई है। तुरंत उन्होंने इस अपील को भी, किसानों ने भी हाथों हाथ लिया। देखिए किसान जो है देश का, वो किसान, गरीब और मजदूर, ये तीनों वर्ग मिले हुए हैं, क्योंकि किसानी करने के लिए, खेती करने के लिए मजदूर की भी जरूरत होती है। तो जो गरीब या मजदूर हैं वो हमेशा किसान के साथ होते हैं, तभी खेती ठीक ठाक ढंग से हो पाती है। तो इन सब ने हाथों हाथ लिया शास्त्री जी की अपील को, और आज भारतवर्ष अन्न पैदा करने में रिकॉर्ड कायम कर चुका है, ये आप सबको पता है।
लेकिन जो किसानों को सुविधाएं देनी चाहिए थी, वो सुविधाएं किसी भी सरकार ने आज तक किसान को नहीं दी। किसान को हमेशा एक भिखारी जैसा दर्जा इन्होंने देकर रखा है। ये अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। यानी हर सरकार का मुंह देखता रहेगा किसान कि शायद ये सरकार नहीं तो अगली करेगी, वो नहीं तो उससे अगली करेगी, लेकिन किसी भी सरकार ने किसान के दर्द को कभी नहीं सोचा, कभी किसान की पीड़ा को महसूस नहीं किया। किसान ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। देश के लिए अन्न पैदा करने में किसान ने कभी कसर नहीं छोड़ी है। कठिन परिश्रम, गर्मी, सर्दी, बारिश, कितना भी मौसम कैसा भी आ जाए, किसान ने अपनी मेहनत कभी कम नहीं की। कभी किसान ने ऐसा मौका नहीं आने दिया कि देशवासियों को अन्न ना मिले। हाँ, ये मौके जरूर आए हैं किसान की जिंदगी में कि उनको खुद के लिए राशन नहीं रहा है, उनके लिए अन्न अपने परिवार के लिए नहीं रहा है। ऐसे मौके किसान को बहुत बार देखने पड़े हैं, बहुत बार ऐसे मौके सहने पड़े हैं। लेकिन देशवासियों को भूखा किसान ने कभी नहीं रहने दिया, क्योंकि किसान एक ऐसा जज्बा है, ये शायद हर किसी में होना बहुत मुश्किल है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर किसान जो है हमारा, अगर मैं ये कहूँ कि यही देश का निर्माता है, तो शायद ये बात गलत नहीं होगी। उसका कारण, किसान अन्न पैदा करता है, और जो सेना में जाते हैं जो जवान हैं, वो किसान के ही बेटे हैं। यानी किसान, मजदूर और गरीब ये एक ही हैं, ये सारे मिलके अन्न पैदा कर रहे हैं, एक ही वो किसान वर्ग में ही हैं। मजदूर और गरीब किसान वर्ग में समाहित हैं, और वो देश के लिए अन्न पैदा कर रहे हैं। और जो सुरक्षा में जो तैनात हैं, देश की सुरक्षा में तैनात हैं, सेना में या दूसरे सुरक्षा बलों में, ये भी इसी किसान के, गरीब के या मजदूर के बेटे हैं। ये किसी उद्योग घराने के बेटे नहीं है, किसी ब्यूरोक्रेट्स के बेटे नहीं है, यानी नौकरशाह के किसी के बेटे नहीं है, किसी राजनीतिज्ञ के बेटे नहीं है। वहां आप देख लीजिए, तो जवान और किसान ये बाप बेटा है, गरीब मजदूर के, उसी के बेटे हैं। तो कहने का मतलब, अगर मैं ये कहूं कि ये पूरा सारा वर्ग जो है किसान में समाहित है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सारा किसान में ही समाहित है। तो आप लगा लीजिए किसान की क्या हैसियत है। यानी किसान रीढ़ की हड्डी है इस देश की, इस देश की जान है किसान। लेकिन उसी किसान को आज तक की सब सरकारों ने पीड़ा दी है, दर्द दिया है, उसकी तकलीफ को महसूस करने की कभी ज़रूरत नहीं समझी है। जबकि किसान ने अपनी मेहनत से अपने लिए बहुत कुछ कोशिश किया है। अपनी जो खेती बाड़ी के जो तरीके थे, तौर तरीके, उनको बदला है और मेहनत की है। बीज दूसरे लाए हैं, मशीनरी दूसरी ली है। किसान ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है, बढ़िया से बढ़िया तकनीक अपना करके और ज़्यादा से ज़्यादा अन्न पैदा करने की किसान ने कोशिश की है और ज़्यादा अन्न पैदा किया है। यही कारण है कि देश आत्मनिर्भर हो गया है, अन्न की तरफ से आत्मनिर्भर हो गया है। लेकिन किसी भी सरकार ने किसान को आत्मनिर्भर बनाने की कभी कोशिश नहीं की। ये बड़ा दुखद एक हादसा है। मतलब 75 साल आज़ादी के हो गए हैं और इस 75 साल में भी किसान जहाँ था वहीं है। आज कुछ ना कुछ नीचे जरूर गया होगा, उससे ऊपर नहीं आया है। और हर सरकार कहती रही है हम किसान की आय को बढ़ाएंगे, कोई किसी ने मतलब गंभीरता नहीं दिखाई है, कभी गंभीरता नहीं दिखाई है। हाँ, बाकी हमारा एजुकेशन का है। आज़ादी के बाद से उस वक़्त हमारे पास संसाधन बहुत कम थे, उसके बाद हमारी एजुकेशन संस्थाएं बनी हैं और कई चीज़ें बनी हैं। यानी जो जो ज़रूरत थी पढ़ाई के लिहाज से तकरीबन संसाधन हमारे बनते चले गए। लेकिन अफसोस यह है कि ये जितनी तरक्की हो रही थी, साथ साथ भ्रष्टाचार की जो कैंची थी वो भी साथ साथ चल रही थी। तो देश की तरक्की को कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार की कैंची नीचे कर देती थी, वो काट देती थी। ये बड़ा अफसोस भी था। तो मैं कहने का मतलब, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर हमारे को जो जज्बा आज़ादी के संघर्ष के जो क्रांतिकारियों में था, अगर यही जज्बा हमारे पॉलिटिशियंस में भी होता, राजनीतिज्ञों में भी होता, तो शायद आज भारत की तरफ पूरी दुनिया देख रही होती। भारत आज विश्व शक्ति बन गया होता, क्योंकि भारत का जज्बा कोई कम नहीं है, भारतवासियों का जज्बा कम नहीं है। बहुत ऊंचे चरित्र के हमारे लोग हैं, हमारे युवा देख लीजिए, एक से बढ़कर एक है। लेकिन इस देश को खोखला किया है पॉलिटिशियंस ने, राजनीतिज्ञों ने, क्योंकि इन्होंने कभी देश को अपना समझा ही नहीं है। इन्होंने कभी देश को, क्योंकि अंग्रेजों के साथ में जो मिलकर के इनकी जो शिक्षा थी वो उसी पर चलता रहा।
और राजनीति के अंदर दुख की बात यह है कि जो चेहरे उस वक्त आए थे, देश आज़ाद होने के बाद जो चेहरे आए थे राजनीति में, आज तक वही चेहरे हैं। वही चेहरे का मतलब है, आज एक बाप किसी का आ गया है राजनीति में, तो कल उसका बेटा आएगा, परसों उसकी बहू आएगी, फिर बेटी आएगी, फिर दामाद आएगा, मगर उन्हीं परिवारों से आज तक राजनीति में दखल रही है। क्यों? क्या 140 करोड़ लोग राजनीति नहीं कर सकते हैं? अगर इनको कोई मौका दे, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया इन्होंने, क्योंकि ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं, ये देश को गुलाम बना करके रखे हुए हैं। ईमानदार सिस्टम नहीं मिला इस देश को। जो क्रांतिकारियों में, जो उन वीरों में, जो महान शहीदों में जो जज्बा था, अगर वो जज्बा सरकार में भी रहा होता, वो जज्बा काले अंग्रेजों में रहा होता, तो भारत का नक्शा कुछ और होता। आज दुनिया के मैप पर भारत नंबर 1 पर होता, विश्व शक्ति होता, विश्व गुरु होता। आज दुनिया हमारे आगे झुक करके चलती, लेकिन वो दुर्भाग्य से हमारे भ्रष्ट राजनेताओं की वजह से वो अवसर हमें नहीं हाथ आ पाया है। हालांकि हम सब लड़ाई में लगे हैं और हम वो अवसर ला के रहेंगे। हम भारतवर्ष को जो दर्जा मिलना चाहिए था वो दर्जा दिला कर रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। हमें कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। ये भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और इस तरीके से हम भारत को एक दिन महान शक्ति बना करके रहेंगे, विश्व शक्ति बना करके रहेंगे। और यही उन हमारे महान शहीदों का भी सपना था। महान शहीदों ने यही सपना देखा था, इसी वजह से वो कुर्बानियाँ देकर चले गए, इसी वजह से अपने परिवार को, माँ बाप को छोड़ के चले गए, क्योंकि वो पूरे देश को अपना मानते थे। केवल अपने परिवार को अपना नहीं मानते थे, पूरे देश को अपना मानते थे। यही वजह था कि उन्होंने अपनी जान देने में, कुर्बानी देने में जरा सी भी देरी नहीं लगाई है। दुनिया भर के लालच दिए अंग्रेजों ने, मगर उनको कोई लालच पसंद नहीं आया। उनको पवित्र भारत की भूमि या भारत माता, इससे बढ़कर के उनको कुछ दिखाई नहीं दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा यानी इस देश का एक बड़ी भारी कमी रही है आज़ादी के बाद से, कि हमें एक ईमानदार, जिम्मेवार या रिलायबल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं मिला है। ये वैक्यूम रहा है, ये खालिस्तान रहा है आज तक हमारी राजनीति का। इस राजनीति का भी अगर ये वैक्यूम भर गया होता, इसमें अच्छे लोग आगे होते, तो भारत का नक्शा बहुत कुछ आगे होता, भारत आज बहुत कुछ ऊंचाइयों पर होता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं ये आपसे विनती करता हूँ और ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि हम लोग लड़ाई में लगे हैं और इस लड़ाई को हम जीत के रहेंगे, बिल्कुल जीत के रहेंगे। आप सबके सहयोग से, 140 करोड़ लोगों के सहयोग से इस लड़ाई को हम जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। तो मैं जैसे कि आपको बताया था, ये पहला पार्ट है, पहला भाग है, और अगले भाग में फिर दूसरी बात करेंगे हम राजनीतिक अस्थिरता और राजनीतिक चरित्र एवं इच्छा शक्ति की जो कमी है, इसके ऊपर हम दूसरे भाग में बातचीत करेंगे। तो आप इस भाग को देखने के बाद दूसरा और तीसरा भाग अवश्य देखना, क्योंकि ये तीनों भाग देखने के बाद हमारा जो सफ़र है आज़ादी के संघर्ष से लेकर और 75 साल का जो सफ़र है, ये इसमें पूरा हो जाएगा तीनों भागों में। उम्मीद है आप इसको पूरे दिलचस्पी से देखेंगे और भारत को इन काले अंग्रेजों से अलग सोच लेकर के हम लोग आगे बढ़ाएंगे, हम सब मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत के सफ़र की चर्चा कर रहे हैं। यानी कौन सा सफ़र? आज़ादी का जो संघर्ष था हमारा, और उसके बाद आज़ादी मिलने के बाद के 75 साल, इस सफ़र के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, ये जो पूरी चर्चा है हम 3 भागों में करेंगे, 3 फेज में करेंगे। तो पहला फेज अभी जैसे मैंने आपके सामने रखा था, वो था आज़ादी का ईमानदार संघर्ष बनाम भ्रष्ट व्यवस्था। ये पहले फेज में हम इस पर बात कर चुके हैं। और अब दूसरा फेज हमारा होगा राजनीतिक अस्थिरता एवं राजनीतिज्ञों में चरित्र तथा इच्छा शक्ति की कमी। हम इसके ऊपर बात करेंगे।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं 75 साल अब हम 15 अगस्त को पूरे कर रहे हैं हमारी आज़ादी के। लेकिन अफसोस ये है, हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इस दौरान में कुछ काम नहीं हुआ, बहुत कुछ काम हुए देश में, काफ़ी काम हुए हैं, लेकिन ये भी कड़वी सच्चाई है कि अस्थिरता हमारे यहाँ हमेशा बनी रही है। राजनीतिक अस्थिरता हमेशा बनी रही है। राजनीतिक स्थिरता इस देश के अंदर नहीं आ सकी है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो है स्वार्थ की राजनीति। लोग स्वार्थ की राजनीति करते हैं, केवल अपने तक सीमित रखते हैं कि मैं आगे निकल जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं। ये स्वार्थ की राजनीति है, और इस स्वार्थ की राजनीति की वजह से अस्थिरता है राजनीति के अंदर। दूसरा, जो राजनीतिज्ञ हैं हमारे हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं, उनका चरित्र उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। ये बहुत ही दुख की बात है। चरित्र उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। इच्छा शक्ति नाम की कोई चीज़ उनके पास है नहीं, जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ है नहीं, रिलायबिलिटी नाम की कोई चीज़ है नहीं। ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। यानी एक इंसान का कोई भी काम करने का एक उसका धर्म होता है, एक नीयत होती है, वो चीज़ नीयत इन लोगों की नहीं है। ये सबसे बड़ा इस देश के लिए एक मतलब झटके के तौर पर है। ये इस देश को ईमानदार राजनीतिज्ञ नहीं मिले। मैंने पिछले फेज में आपको बताया है कि अगर इस देश में कोई सरकार ईमानदार आई है तो वो केवल एक ही थी, लाल बहादुर शास्त्री जी की, जो कि ज़्यादा दिन नहीं रही है। उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और अगर वो रहते तो मुझे पूरा भरोसा है जवान की भी जय होती और किसान की भी जय होती। मगर आज शास्त्री जी के बाद जो भी सरकारें आई हैं या जो भी दल जो है सत्ता में रहे हैं, उनका नारा इसके विपरीत हो गया। उनका नारा हो गया है, मर जवान मर किसान। शर्म की बात है, दुख की बात है। यही देश की रीढ़ की हड्डी है, और उन्हीं की जय जयकार शास्त्री जी ने की थी। तो अब इसके बीच में जो राजनीतिक अस्थिरता है, उससे बड़े चीज़ें देखने को मिली हैं, बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। ये एकदम स्वार्थ की राजनीति हो गई है देश के अंदर। पूरी गहराई से आप देखिए, 47 से लेकर के आज तक जो 75 साल का सफ़र रहा है, इसमें केवल स्वार्थ की राजनीति रही है, अपने तक सीमित राजनीति रही है। यानी आज हमारे राजनीतिज्ञों में ये भावना कभी नहीं मिली किसी के अंदर, कोई एक आध को छोड़ करके किसी में ये भावना नहीं रही कि ये देश मेरा है और ये देशवासी जो है ये सारा मेरा परिवार है, और इन सबकी तरक्की मेरा फर्ज है, मेरा धर्म बनता है। क्योंकि अगर एक पॉलिटिशियन यानी जिसको जनता ने अगर अपना प्रतिनिधि चुन करके भेज दिया है, तो ये उस प्रतिनिधि का फर्ज बन जाता है कि जिस जनता ने, जिन लोगों ने उन्हें भेजा है, उनके हितों की हमेशा रक्षा करें, उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, किसी किस्म का कोई कष्ट ना हो, ये ध्यान रखना उसी जनप्रतिनिधि का काम है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जनता ने जिसने उसको भेज दिया, जनता उसको भेजने के बाद भूल जाती है, और वो फिर अपनी मस्ती में आ जाता है, वो अपने आप को मालिक समझ लेता है। जनता तो उसको भेज चुकी है, जबकि जिसने भेजा है मालिक तो वो है, मालिक वो है जिसने उनको चुन के भेजा। जिसको चुन के भेजा वो नौकर है, वो सेवा करने के लिए आया है, वो सेवक है। मगर जनता यानी कि मालिक चुनने के बाद पता नहीं कहाँ गुम हो जाती है, और वो जो है मस्त हो जाता है। क्योंकि आप अपने से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, आप अपने घर में किसी को नौकर रखेंगे या खेत में काम करने के लिए नौकर रखेंगे, और आप उसको संभालेंगे ही नहीं, सब आज़ादी से उसको छोड़ देंगे कि वो जो मर्जी करे, जैसे मर्जी करे, तो फिर वो क्या करेगा वो आपको अच्छी तरह पता है। नौकर काम तभी करता है जब उसकी निगरानी रहे। हम लोग निगरानी करते नहीं है। हमने 75 साल में राजनीति वालों की निगरानी की नहीं है, यही दुर्भाग्य था हमारा। इसी वजह से वो हमारे ऊपर हावी होते चले गए, और आज वो ऐसे हो गए हैं, आज इस वक्त वो समझते हैं कि वो देश के मालिक हैं, उन्होंने देश को खरीद लिया है, ये देश उनकी संपदा है, उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी धरोहर है, ऐसा मानते हैं वो। कभी नहीं मानते वो कि 140 करोड़ लोग इसी देश के निवासी हैं और ये 140 करोड़ लोग इस देश के मालिक हैं। वो ऐसा कभी नहीं मानते, कभी नहीं मानते हैं। ये अफसोस है, बहुत बड़ा अफसोस है। अब मैं कई चीज़ें आपको इसमें बताऊंगा। राजनीतिक जो एक तो अस्थिरता का मतलब क्या है, आज किसी एक दल में एक राजनीतिज्ञ है, और वो चाहे वो सांसद है, चाहे वो विधायक है, मंत्री है, कुछ भी है, केंद्र में है या प्रदेश में है, धीरे धीरे जब कभी ऐसा लगा उसको
कि अब उसके दल में या उसकी सरकार में अब उसकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, या उसका दम घुट रहा है, या उसकी कोई उसकी जो वैल्यू जो अपने आप समझता है वो नहीं रही है, तो वो क्या करेगा? वो दूसरे दल में भाग कर चला जाता है। ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है, ये गैर जिम्मेदार है, और ये सरासरी उस मतदाता का, उस वोटर का अपमान है जिसने उसको चुन के भेजा है। उसने उसको चुन के भेजा है, उसमें कोई खासियत देखी होगी, उसके चरित्र को देखा होगा, उसमें कोई ईमानदारी या जिम्मेवारी नाम की कोई चीज़ देखी होगी, कोई भरोसा देखा होगा उसके अंदर, तभी उसने उसको चुन के भेजा है। मगर वो अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी चला जाता है, तो ये सरासरी उस मतदाता के लिए बहुत बड़ा धोखा है और बहुत बड़ा झटका है उसके लिए कि जिस आदमी को अपना नौकर बना के उसने भेजा था अपने निजी हितों की रक्षा करने के लिए, वो आदमी आज किसी और का गुलाम हो गया है। अपनी मनमानी के करके वो किसी और तरीके से अपनी दुकानदारी चलाने के लिए वो अलग हो गया है। ये बड़े अफसोस की बात है, बड़ी शर्म की बात है। यही राजनीतिक अस्थिरता है और राजनीतिक चरित्र भी। या मतलब नहीं कहा, अगर उस आदमी का चरित्र होता तो अपने मतदाता को कभी धोखा नहीं देता। जो मतदाता जब चुनता है जनप्रतिनिधि, वो ये समझता है कि इससे बढ़िया कोई आदमी नहीं है हमारे हल्के में। कॉन्स्टिट्यूंसी में देखिए, जैसे विधायक है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग है, सांसद की अलग है, तो जैसे सांसद को जब चुनेंगे उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी होती है, तो वो लोग जब उसको चुनते हैं तो ये समझ के चुनते हैं कि हम सब के अंदर ये सबसे बढ़िया आदमी है, सबसे काबिल है, सबसे मेहनती है, सबसे ईमानदार है, और ये हमारे हितों की रक्षा बखूबी करेगा। ये उनको भरोसा होता है उसके अंदर, तभी चुनते हैं, नहीं तो क्यों चुनेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये चुनने के बाद शांत होकर बैठ जाते हैं, ये इस अंधेरे में रहते हैं कि जिसको हमने चुन दिया वो हमारा आदमी है और सबसे बढ़िया आदमी है, इसलिए उसको चुना है तो वो हमारे हितों की रक्षा करेगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो इस मतदाता को जिस दिन उसका विजय की घोषणा हो जाती है उस दिन से इस मतदाता से अपने संबंध तोड़ लेता है। मतदाता को पता नहीं लगता है, मगर अपनी तरफ से वो संबंध तोड़ लेता है। उसका रिश्ता केवल उस पार्टी तक या उसके पद तक या उसके परिवार तक, बस यहीं तक सीमित हो जाता है, आगे इससे आगे बढ़ता नहीं है। और वो मतदाता धीरे धीरे जब समझने लगता है तो वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। वो समझता है कि जिसको मैंने अपना समझ के भेजा है, अपने से काबिल समझ के भेजा है, अपने से योग्य समझ के भेजा है, आज वही आदमी मुझे धोखा दे रहा है। और यही राजनीतिक अस्थिरता भी देखने को मिलती है। और इसके अंदर ईमानदारी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ईमानदारी होती तो वो ऐसे नहीं करता। यानी उसको अगर कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, वो जहाँ है उस जगह कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो जिन्होंने उसको चुन के भेजा उनके पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए वो आपको क्या कहते हैं। उन्होंने आपको चुना है, उस पार्टी ने नहीं चुना है, ये उस हल्के के लोगों ने आपको चुना है, उस हल्के के मतदाताओं ने चुना है। आप उनसे सलाह लीजिए कि मुझे ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है, अब मैं आगे क्या कदम उठाऊं। जब तक वो सलाह ना दें, आपका क्या अधिकार है उनको धोखा देना, दूसरे के साथ चले जाना। देखिए वैसे भी देखिए परिवारों में आप देखिए, एक परिवार है, एक माँ बाप, जैसे उनके 4-5 बेटे हैं, दुर्भाग्यवश किसी एक बेटे को ऐसा लगने लग जाए कि उनका परिवार में अब रहना मुश्किल हो गया है। चाहे वो बेटे में कमी है, चाहे उनके माँ बाप में कमी है, लेकिन माहौल ऐसा बन गया कि एक बेटे को वहाँ पर रहना मुश्किल हो रहा है। तो क्या होगा, वो किसी दूसरे के घर में जाके थोड़ी रहेगा कि भाई मेरे माँ बाप तो मेरी जो है ना इज्जत नहीं करते, मेरी कोई कीमत नहीं समझते, मैं तो तुम्हारे घर में रहूँगा। मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं आज तक। अगर वो अलग हो रहा है परिवार से, तो अलग अपना अलग घर बसाएगा, ना कि किसी के घर में जाके रहेगा। अलग घर बसाएगा, माँ बाप उसका जो परिवार में जो हिस्सा बनता है उसके हिस्से की प्रॉपर्टी जो भी है उसको देंगे, तो वो अपना अलग घर बसा लेगा। लेकिन राजनीति में इसका उल्टा है। राजनीति में बसे बसाए घर में जाते हैं। ये एक घर से गड़बड़ हो गया है तो दूसरा घर किसी का बसा हुआ है, वो घर इनको अच्छा लगने लगता है और अपने घर को छोड़ के वो उस घर में चले जाते हैं। शर्म की बात है ये। यानी इससे घटिया और क्या होगा। जिस मतदाता ने तुम्हें चुन के भेजा है, तेरे ऊपर भरोसा किया है, तो उसके भरोसे को तोड़ रहे हो और दूसरे के घर में बसे हुए में जाकर के घुस जाते हो। ये मतलब ये बेशर्म आदमी करते हैं इस टाइप की बात। जिसको चुन दिया वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का सबसे महत्वपूर्ण आदमी है, लेकिन वो काम इस टाइप के करता है कि वो सबसे गिरा हुआ आदमी है। तो ये राजनीतिक अस्थिरता हमारे यहाँ हमेशा रही है। यानी मतदाताओं का भरोसा तोड़ते हैं, ये मतदाताओं का अपना समझते नहीं है। चुनाव के टाइम पर ये उसको उसी मतदाता को बाप बनाने के लिए तैयार है।
लेकिन चुनाव एक बार हो गया, ये जीत गए, फिर ये मतदाता को जानते ही नहीं है कि वो कौन है। और हमारा मतदाता इतना भोला है कि ये 4.5 साल तक यही प्रतिनिधि उसको पूरे दर्द देगा, दुख देगा, और आखिरी के 3 महीने में वो जाके उसकी जी हजूरी करने लग जाएगा, उसको फिर बेवकूफ़ बनाएगा, उसको कहेगा कि पिछला समय ये परेशानी थी, वो थी, अब अगली बार हम आपके बहुत काम करेंगे, ये करेंगे, मतलब वो बेवकूफ़ बना देगा। और वो भोला मतदाता फिर इसको वोट देने के लिए तैयार हो जाता है। ये है हमारे मतदाता की स्थिति, और ये हमारे राजनेताओं की स्थिति है। तो राजनीति में अस्थिरता लगातार बढ़ती जा रही है, अस्थिरता बढ़ती जा रही है, ईमानदारी नाम की चीज़ है नहीं, और इच्छा शक्ति इनकी है ही नहीं। इच्छा शक्ति यानी कोई काम करने का इनके अंदर कोई जज्बा है ही नहीं। ये अपनी पार्टी के गुलाम होकर रह जाते हैं। पार्टी के अध्यक्ष ने जो कह दिया बस वही फाइनल है, जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। जनता को ये ढूंढने से मिलते भी नहीं है, मिलते नहीं है। तो ये एक बड़ा मतलब दुखद है ये। और भ्रष्टाचार, ये लोग भ्रष्टाचार में लीन होते चले जाते हैं। यही वजह है, क्योंकि जनता को पूछेंगे तो जनता का काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो इनका पैसा कहाँ से बचेगा। ये तो जो जनता के काम पर जो पैसे लगने हैं, जनता की सेवा पर जो खर्चा होना है, उसकी सेवा ना करके उसको अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपने ऊपर खर्च करते हैं, और भ्रष्टाचार को ये बढ़ावा देते रहते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर इन्होंने हमारे टैलेंट्स की कदर की होती, हमारे देश में जो टैलेंट्स हैं युवाओं के, ये कहीं नहीं मिलेंगे, दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। आज हमारे युवा यहाँ से देश छोड़ के विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं, और विदेशों में पढ़ाई करके और वहीं पर जॉब करते हैं। और बहुत सारे तो हमारे ऐसे भी हैं, हमारे बच्चे, हमारे भाई, वो वहाँ जा कर के वहाँ की राजनीति में भी हिस्सा लेते हैं और बड़ी ऊंचाइयों तक पहुँचते हैं, बड़ा नाम कमाते हैं, भारत का नाम रोशन करते हैं विदेशी धरती पर जाके। और उन देशों की जो तरक्की हो रही है, हमारे इन्हीं बच्चों की, इन्हीं भाई बहनों की वजह से हो रही है, क्योंकि इनके अंदर टैलेंट है। लेकिन हमारी निकम्मी सरकारों ने, गैर जिम्मेदार सरकारों ने आज तक कभी ये नहीं सोचा है कि इतने अच्छे टैलेंट्स हैं, ये दूसरे देशों में जाकर काम करके उनकी तरक्की करा रहे हैं, तो हम इन टैलेंट्स को अपने पास क्यों ना रखें, अपने देश से बाहर क्यों जाने दें। ये आज तक किसी ने नहीं सोचा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। यानी जो टैलेंट्स हमारे हैं वो दूसरों को जा करके उनकी तरक्की कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकारें, कभी कभी हमारी सरकारों को केवल ये है कि बस जितने साल हम हैं अपने आप को डेवलप कर लो, पता नहीं दोबारा मौका मिले ना मिले। कभी भी उनके अंदर ये भावना नहीं आई है कि मुझे 5 साल जनता ने कुछ सेवा के लिए दिए हैं, तो मैं उनकी दिल भर के खूब सेवा करूं, ताकि दोबारा भी वो मुझे मौका दें, सेवा का मौका वो दोबारा भी दें। ये कभी नहीं सोचेंगे। वो ये सोचेगा कि यही मौका है तेरे लिए लूटने का, कमाने का, पता नहीं दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब जो कुछ करना है, जो कुछ अपना बनाना है धन संपत्ति, वो इसी दौरान में बना ले, इसी टेन्योर में बना ले। ये हमारी राजनीति रह गई है। तो राजनीति में ईमानदारी बिल्कुल नहीं रही है, एकदम स्टार्टिंग से नहीं रही है। आज़ादी के बाद से इक्का दुक्का छोड़ करके कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी जो राजनीतिज्ञ है, ईमानदार नहीं मिला है। ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है। कोई हमें ईमानदार नहीं मिला है। पूरा किसी भी पार्टी का राज आया है, किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त सारे के सारे रहे हैं। अस्थिरता लगातार इसीलिए बढ़ रही है। कोई भी वर्ग देख लीजिए आप, सेना का देख लीजिए। सैनिक हमारे जब देश आज़ाद हुआ था तो जो इनकी सैलरी फिक्स की थी, वो सैलरी जब देश की सरकार ने अपील की थी सैनिकों से कि अभी देश गरीब है तो थोड़ी सी आपकी सैलरी कम कर देते हैं, सैनिकों ने तुरंत एग्री कर लिया, क्योंकि सैनिक तो देश को अपना मानता ही मानता है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो सरहदों के ऊपर जो खड़ा होता है देश की रक्षा के लिए, तो उसको पता है उसके अंदर क्या जज्बा है। उस वक्त उसके परिवार का कोई महत्व नहीं है। उस वक्त उसके लिए उसका परिवार पूरा देश है, पूरे देशवासी उसका परिवार है। वो कभी किसी की चिंता नहीं करता अपने परिवार की। तो इसलिए उसकी जो उनको कहा गया उन्होंने मान लिया। मगर देश की सरकारों ने आज़ादी से लेकर के आज तक उसको डिग्रेड किया है, डाउनग्रेड किया है सैनिक को। आज़ादी के समय आप देखिए, जो हमारे सेनाध्यक्ष की जो सैलरी होती थी और उसके बाद जो पेंशन होती थी, वो ब्यूरोक्रेट्स की उनसे काफ़ी कम होती थी। सबसे सीनियर हमारे जनरल होते थे, हमारे जो सेनाध्यक्ष होते थे वो सबसे सुपीरियर होते थे। और आज ब्यूरोक्रेट उनसे कहीं ज़्यादा हैं, इनसे कहीं ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं, कहीं ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं।
देखिए, क्योंकि ये हमेशा सरकारों के साथ रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स की सरकारों के साथ मिली भगत होती है हमेशा, तो ये अपने हितों की रक्षा उनसे करते रहते हैं, बाकी देश से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये दुर्भाग्य रहा है। और एक और चीज़ आप देखिए, बीच में एक मौका आया था, ये उस वक़्त जो पिछली सरकार थी, पिछली पार्टी की, यानी मैंने आपको जैसे 65 की लड़ाई का एक जिक्र किया था पिछले पार्ट 1 में, पार्ट 2 में मैं आपको दूसरी लड़ाई का भी एक जिक्र करना चाहूँगा जो 1971 में लड़ी थी। ये भी पाकिस्तान के साथ थी, और ये लड़ाई इतनी ज़बरदस्त थी कि एक देश के हमने 2 टुकड़े कर दिए थे। भारतीय सेना ने इतनी वीरता से ये लड़ाई, भारतीय सेना तो हमेशा ही जो भी काम करती है वीरता से करती आई है, लेकिन ये लड़ाई कुछ और ज़्यादा खास थी क्योंकि इसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। बांग्लादेश का जो जन्म हुआ था वो इसी दौरान हुआ था, इसी लड़ाई में हुआ था, और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारी सेना के आगे सरेंडर किया था, हथियार डाल दिए थे। ये हमारी सेना की बहादुरी की निशानी है ये, 93,000। और उस वक़्त अगर देश की सरकार चाहती तो बहुत सारी समस्याएं हमारी पाकिस्तान के साथ हल हो सकती थी, जो कि आज भी दर्द दे रही है, आज भी नासूर बनी हुई हैं। यानी जम्मू कश्मीर का मसला उसी वक़्त हल हो सकता था, लेकिन सरकारों की इच्छा शक्ति, मैंने आपको बताया है कि राजनीति के अंदर ना तो इच्छा शक्ति है इन लोगों के अंदर और ना ही इनके अंदर स्थिरता है, कभी नहीं आई है, क्योंकि इनका मकसद ही कुछ और रहता है, इनका मोटो कुछ और रहता है। अगर ये ईमानदार होंगे तो इनके सामने इनको टारगेट दिखाई देगा, इनके सामने इनको देश की तरक्की दिखाई देगी, और उस टारगेट को हर रोज़ ये फतेह करने की कोशिश में लगे रहेंगे। आज इतना किया है तो कल और ज़्यादा करेंगे, परसों और ज़्यादा करेंगे, मगर इनका टारगेट केवल यही है कि आज हम राजनीति में आए हैं, हमें अपने लिए क्या क्या बटोरना है उसमें लगे रहें। आज कितना बटोर लिया, कल और इतना बटोरेंगे, परसों और इतना बटोरेंगे। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे राजनेता, इतना बहादुर देश, इतनी बढ़िया धरती माता हमारी, इतनी पवित्र भूमि, लेकिन यहाँ पर जो काले अंग्रेज हैं वो इतनी दुर्भावनाओं के साथ इस देश में राज कर रहे हैं जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। आप सब देख रहे हैं, आप सब दर्द झेल रहे हैं, और जनता ने कभी भी, यानी जो कुछ इन्होंने कह दिया उसकी बात को मानते रहे हैं। शायद यही वजह रही है हमारी कि ये हमको अपना गुलाम मानते हैं, या अब हमारे को केवल अपने गुलाम से ज़्यादा कुछ समझते ही नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है। हमें हमेशा चौकन्ने होकर रहना होगा। ये राजनीतिक अस्थिरता वरना हमको लेके बैठ जाएगी। हालात बहुत ख़राब हैं। तो ये बीच में पहले पार्ट में मैंने आपसे बताया, ये दूसरा पार्ट आपसे मैंने अभी जिक्र किया है। इसमें एक पार्ट और हम बात करेंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे यानी ये जो अस्थिरता जो हमारी बढ़ती जा रही है इसको कैसे कम किया जाए। यानी प्रजातंत्र बना झूठ तंत्र। जो प्रजातंत्र हमारा था वो झूठ तंत्र बन गया है, और राजनीति हुई व्यापार तंत्र। इसके ऊपर हम अगले भाग में बात करेंगे, तीसरे भाग में, क्योंकि ये करीब 1 घंटे का हमारा ये चर्चा हमारी रहेगी एक बार, क्योंकि 75 साल अब हमारे हो रहे हैं आज़ादी की 15 अगस्त को। तो इस 75 साल के सफ़र में पिछला हमारा कैसे रहा है, आज़ादी के संघर्ष से पहले का समय कैसा था और उसके बाद का ये 75 साल का माहौल देश में कैसा रहा, उसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आपको ये मतलब बिल्कुल दिल से बताना चाहूँगा कि अगर इच्छा शक्ति इन सरकारों में रही होती, राजनीतिज्ञों में इच्छा शक्ति रही होती, तो आज भारत कितनी ऊंचाइयां हासिल कर गया होता। अमेरिका क्या है हमारे सामने? अमेरिका कुछ नहीं है। हम अमेरिका से कहीं आगे आगे चले गए होते, लेकिन कमज़ोर राजनीतिक नेतृत्व, कमज़ोर इनकी इच्छा शक्ति, कमज़ोर इनकी जो डेडिकेशन नाम की चीज़ है ही नहीं, भरोसा इनके अंदर है ही नहीं, रिलायबिलिटी है ही नहीं। सबसे बड़ा दुख हमें इसी बात का रहा है कि हमें आज़ादी के बाद जो सत्ता में लोग रहे हैं उन्होंने कभी देश को अपना नहीं माना है। आज एजुकेशन का देखिए, हमारा स्तर पहले बहुत ऊंचा था, धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है एजुकेशन का स्तर। और यही एजुकेशन के स्तर को लेकर के ही अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया था, इसी को लेकर के, क्योंकि अंग्रेजों ने ये कहा था कि भारत के अंदर ऐसी भावना है, देश प्रेम की ऐसी भावना है और ऐसी एजुकेशन है उनकी कि हमें अगर उनको गुलाम बनाना है तो उनकी एजुकेशन को कंडम करना होगा। हमें उनको ये दिखाना होगा कि हमारा जो भी है, अंग्रेजों का जो है वो सबसे बढ़िया है, वो भारत से सब कुछ बेटर है, बढ़िया है, उनसे अच्छा है। यही, और इसी में वो लोग कामयाब हुए थे।
उन्होंने, यानी वो आज अंग्रेजी अपनी जो देकर चले गए हैं, आज हम अंग्रेजी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। आज हमें आप किसी भी चीज़ में देख लीजिए, हिंदी भाषा का यूज़ बहुत कम हो रहा है, अंग्रेजी हर जगह चाहिए, क्योंकि सबको अपना स्टेटस दिखाई देता है उसमें। और जितने बड़े बड़े नेता हैं, ये पॉलिटिशियन जितने बड़े बड़े हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, अपनी औलादों को यहाँ देश में तो पढ़ाते भी नहीं है। क्यों? यहाँ हिंदी होगा, हिंदी इनको पसंद नहीं है, इसलिए विदेशों में भेज रहे हैं। हिंदी के गुण गाते हैं, दिखावे में हिंदी, लेकिन ग्राउंड में अंग्रेजी। तो अंग्रेज हमको इस तरीके से हमारी मानसिकता को बदल गए हैं कि हम उस अंग्रेजियत से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, और वही अंग्रेजियत हमारे काले अंग्रेजों में बसी हुई है, और वही हमारा सबसे बड़ा पीड़ा का कारण है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हमें इस अंग्रेजियत को निकालना होगा, और काले अंग्रेजों के अंदर जो भूत घुसा हुआ है उन्हें बेदखल करना होगा। क्योंकि आज गरीब की आप हालत देखिए, आज़ादी के टाइम जो गरीब जैसा था, जिस हालत में था, आज उससे कहीं नीचे चला गया। वो क्यों? उसकी तरक्की नहीं हुई है। अगर देश ने, काफ़ी कुछ तो देश ने तरक्की की है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस गरीब की तरक्की क्यों नहीं हुई है? उस मजदूर की तरक्की क्यों नहीं हुई है? किसान की तरक्की क्यों नहीं हुई है? उद्योग घरानों की तो काफ़ी तरक्की हुई है। इसका एकमात्र कारण है, उद्योग घराने इन राजनीतिज्ञों को, पॉलिटिशियंस को दबा के धन देते हैं, पैसा देते हैं, और फिर इनसे लूटने के लिए लाइसेंस ले लेते हैं। फिर ये जो मर्जी करें, ये पॉलिटिशियंस उनको खुला छोड़ देते हैं। लेकिन गरीब, मजदूर, किसान ये कहाँ से देंगे? ये सरकार को धन नहीं दे सकते। सरकार को रोटी खिला रहे हैं, अनाज खिला रहे हैं पूरे देश को, मगर धन देने के लिए इनके पास नहीं है। कहाँ से देंगे? किसान के पास ऐसी हालत है कि वो पूरे देश का पेट भर के खुद कई बार भूखा सोता है, तो वो धन सरकारों को कहाँ से देगा? लेकिन सरकारों ने केवल इसी वजह से कि ये हमें कुछ देते तो है नहीं, इनको क्या लिफ्ट देनी है, मगर वो जो उद्योग घराने हैं उनकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। उनको सारी सुविधाएं हैं, किसान को कोई सुविधाएं नहीं है। किसान केवल अपने दम पर अपनी किसानी को बरकरार रखे हुए है, लेकिन उसका भी उसके अंदर दम घुटता है, वो नहीं कर पा रहा है जो चाहता है। कई बार किसान के परिवार में ऐसी हालत हो जाती है कि बेटी की शादी करनी है, पास में कुछ नहीं है, और वो समझता है कि मैं उधार यानी कुछ पैसा लोन लेके उससे शादी कर देता हूँ, जब फसल आएगी तो पैसा चुकता करेंगे, और दुर्भाग्य से वो फसल आती नहीं है, अकाल पड़ जाता है, फसल बर्बाद हो जाती है, और वो किसान उस वक़्त कहीं का नहीं रहता। ये है इस देश की किसानी, और ये है सरकारों की जिम्मेवारी। सरकारों की कोई जिम्मेवारी नहीं है। किसी भी वर्ग को इन्होंने आज तक ये नहीं समझा है कि यह वर्ग इसी देश का हिस्सा है और इसकी हमने बराबर तरक्की करानी है। केवल उद्योग घरानों का जो इनका सोचते हैं, सरकारों का जो ख्याल करता है उसका वो भरपूर ख्याल करते हैं। ये दुर्भाग्य है। तो अब हम अगले फेज में बात करेंगे हम इसकी, कि जो तीसरा फेज है, प्रजातंत्र बना झूठ तंत्र और राजनीति हुई व्यापार तंत्र, इसके ऊपर हम बात करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज हम एक लंबी चर्चा कर रहे हैं, यानी करीब करीब 1 घंटे की हम चर्चा कर रहे हैं भारत के सफर की। कौन सा सफर? भारत का ये 75 साल का जो सफर है, पहले आज़ादी का संघर्ष और उसके बाद आज़ादी के बाद के 75 साल, तो 15 अगस्त को हमारे 75 साल पूरे हो रहे हैं, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें हमने भाग 1 में 2 भाग हो चुके हैं, ये तीसरा भाग है अभी। तो भाग 1 में हमने चर्चा की है आज़ादी का ईमानदार संघर्ष बनाम भ्रष्ट व्यवस्था, यानी संघर्ष तो हमारा बहुत ईमानदार था, उसमें भी कुछ लोग जो अंग्रेजों का गुलामी की वो अलग है, लेकिन जिन्होंने संघर्ष किया है वो ईमानदारी से किया है। लेकिन जो व्यवस्था रही है हमारी आज़ादी के बाद से वो भ्रष्ट रही है। तो पहले भाग में हमने इसके ऊपर चर्चा की है, और दूसरे भाग में हमने की है राजनीतिक अस्थिरता एवं राजनीतिज्ञों के अंदर चरित्र और इच्छा शक्ति की कमी। ये हमने दूसरे फेज में या दूसरे भाग में हमने इस पर चर्चा की है। और अब तीसरा भाग, तीसरे भाग में हम करेंगे प्रजातंत्र बना झूठ तंत्र और
राजनीति हुई, व्यापार तंत्र। तीसरे फेज में हम इस पर बात करेंगे। अब जैसे कि आप सब जानते हैं आज देश में क्या माहौल है, यानी तीसरा फेज अब जो चल रहा है, ये 75 साल अब हमारी इस बार मनाए जा रहे हैं। इस वक्त देश का माहौल क्या है, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। यानी आज ये बिल्कुल सही जो इसका टाइटल है, प्रजातंत्र बना झूठ तंत्र। आज प्रजातंत्र हमारा जो है वो सरकारों ने उसको गुलाम बना लिया है, गुलाम बना लिया है। आधे से ज़्यादा लोगों को वर्तमान सरकार ने गुलाम बना रखा है, अपने भक्त बना रखा है। उनको कुछ नज़र नहीं आता देश में बुरा क्या है भला क्या है, वो समझ ही नहीं सकते, उनकी सोच वहाँ तक है ही नहीं, सबको गुलाम बना लिया है। ये दुर्भाग्य की बात है। और राजनीति जो है वो राजनीति नहीं रही है, वो व्यापार नीति होगी, व्यापार तंत्र हो गया है। यानी राजनीतिज्ञों ने इसको अपना कमाई का साधन बना लिया है। आज हम उस मोड़ पर पहुंच गए हैं। अगर जो जज्बा हमारे महान वीरों में, महान क्रांतिकारियों में था, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, जिन्होंने अंग्रेज़ों को बेदखल किया, अगर वो जज्बा हमारी सरकारों में रहा होता तो आज हम पता नहीं कहाँ पहुंच गए होते। लेकिन अफसोस, राजनीति के अंदर जो भी सरकार आई है केवल अपने हितों की रक्षा की है, झूठ बोलने में एक नंबर। और खास करके वर्तमान में जो कॉम्बिनेशन अभी चल रहा है केंद्र में पिछले 8 साल से, यानी 9वां साल उनका शुरू हो गया है, ये सबसे निकम्मी और सबसे गैर जिम्मेदार, सबसे इररेस्पॉन्सिबल सरकार साबित हुई है। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और ये वही लोग हैं जो हमारी आज़ादी के संघर्ष में इनका कोई योगदान नहीं था, कोई योगदान नहीं था। भरपूर इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया है, भरपूर अंग्रेज़ों की गुलामी की है, उनसे बदले में फ़ायदा उठाया है। शर्म आनी चाहिए। अपने आप को देश का नागरिक मानते हैं और ये जी हजूरी और गुलामी अंग्रेज़ों की करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से आज उसी दल की सत्ता है केंद्र में, जो कि 2014 में मैं समझता हूँ ये चुन के आए थे, लेकिन 2019 में चुन के नहीं आए, बल्कि ईवीएम मशीन की मेहरबानी से आए थे। ईवीएम से चुने गए थे। ये कोई इनके पास मुद्दा था ही नहीं है। कभी एक आप देखिए, जब भी चुनाव होता है तो कभी मतलब सरकार के या उस दल के, उस पार्टी के हमेशा कुछ मुद्दे होते हैं। अगर वो पहले सरकार चला रहे थे तो ये ज़रूर बताएंगे कि हमने पिछली बार इतने वायदे किए थे, उसमें से इतने पूरे हुए हैं, इतने बच गए हैं, लेकिन अब अगली बार हम उनको भी पूरा करेंगे और आगे ये भी करेंगे। वो सब कुछ बताते हैं। या कोई सरकार बनी थी और एक नया दल सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो ये बताएगा कि औरों ने जो जो दिया है वो आपके सामने है, लेकिन हम आपको ये देंगे। इस तरीके से बताता है, वो पेश करता है अपना एजेंडा। लेकिन 2019 में कोई वादे, 2014 में बीजेपी के भी बहुत सारे वादे थे, लंबे लंबे वादे थे इनके। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत कुछ बोला इन्होंने, बहुत कुछ बोला है पिछली सरकार के खिलाफ। और लोगों ने भरोसा किया था इनका, लोगों ने विश्वास किया था कि शायद ये लोग, क्योंकि पिछली सरकार में भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया था और वो उसको कम नहीं कर पा रहे थे, तो लोगों ने सोचा ये शायद एक ईमानदार सरकार आएगी और इसमें देश की तरक्की होगी, एक देश को नई दिशाएं मिलेगी, नई ऊंचाइयां मिलेगी। ये सोच के जनता इनको ले आई थी। मगर वो जनता का केवल भ्रम था, वो सारी बातें गलत साबित हुई है। ये उस टाइप के लोग थे ही नहीं। ये जो कहते थे वो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं दोबारा, और जो ये कभी कहा नहीं है वो करने लग रहे हैं। इन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, और पहले से कितने बुरे दिन आगे हैं ये देशवासी आज भली अच्छी प्रकार जानते हैं। कितने बुरे दिन ये लाए हैं। इन्होंने जो भी कहा है कुछ भी नहीं किया है, वैसा कुछ नहीं किया है। इन्होंने देश को आज गुलाम बना दिया जब से ये आए हैं। अब देखिए, मैं आपको एक एक चीज इसमें गिनती कराऊंगा। ये जिस दिन से आए हैं, बहुत लंबे वायदे थे महंगाई को ख़त्म करने का, बहुत लंबे वायदे थे बेरोजगारी को ख़त्म करने का, और महिला सुरक्षा का एक बहुत बड़ा वायदा था इनका। आप देखिए महंगाई आज कहाँ पहुँच गई है। महंगाई चरम पर है आज। फ्यूल के आप दाम देख लीजिए, डीजल पेट्रोल के सेंचुरी पार कर गए हैं, और बाकी चीज़ों के आप देख लीजिए, किसी को छोड़ा नहीं इन्होंने। गैस के देख लीजिए। यही प्रधानमंत्री महोदय शुरू में 2014 के चुनाव से पहले जब प्रचार करते थे तो ये कहते थे हमारी माताओं, बहनों को, बेटियों को लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है, इससे उनको कैंसर हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, हम इनको मुफ्त में कनेक्शन देंगे। बड़ी लंबी बात की, बड़ी वाहवाही की इन्होंने।
लेकिन वो कनेक्शन देने के बाद प्रधानमंत्री महोदय ने, जहाँ उस वक्त 400 सवा 400 का सिलेंडर होता था, आज वो सिलेंडर 1100 के ऊपर चला गया। कहाँ से भरवाएंगे वो कहाँ से भरवाएंगे? गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, सिलेंडर कहाँ से भरवाएगा? तो जो सिलेंडर इन्होंने दिए हैं, आज उसको कहीं पैकिंग के तौर पर, कहीं उसको कुर्सी उर्सी उसके ऊपर फट्टे रख कर उसको यूज कर रहे हैं। गैस किसी ने नहीं भरवाई है, कहाँ से भरवाएगा? जब उनके पास पहले 400 सवा 400 का सिलेंडर था, तब खरीदने के पैसे नहीं थे, तो 1100 का कौन खरीदेगा? तो इस सरकार की जितनी भी बातें थी, सारे जुमले साबित हुए हैं। कुछ नहीं किया इन्होंने, तमाम झूठ बोली है इन्होंने। महंगाई चरम पर, इसके अलावा बेरोजगारी, प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। इन्होंने देने की बजाय नौकरियां छीन ली हैं, छीन ली नौकरियां। और इसके अलावा जो संसाधन देश में बने थे 75 साल में, पिछले यानी 75 साल में से 8 तो इसके हैं, तो पिछले 67 साल में जो बने थे वो करीब करीब इन्होंने बेच दिया, सबको ठिकाने लगा दिया। ये देश को लूटने लग गए थे दोनों हाथों से, जिस दिन से आए हैं। आज इतनी बुरी हालत है देश में, आज देश भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। देश की संस्कृति बर्बाद हो गई है, हमारे संस्कार खत्म हो गए हैं। मतलब इतना गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री इस देश ने आज तक कभी नहीं देखा था, जो ये वर्तमान प्रधानमंत्री है। कभी इतना, यानी आप 1 मिनट भी, ये शाम को कुछ और कहेंगे, सुबह तक कुछ और बदल जाएगा, दोपहर को कुछ और कहेंगे और उसके बाद मना कर देते उस बात को, मैंने ऐसा नहीं कहा। कितनी बड़ी शर्म की बात है, कितनी दुख की बात है। एक प्रधानमंत्री जो सरकार का मुखिया होता है, वो इस तरीके से झूठ बोले, जनता को बेवकूफ़ बनाए, इससे ज़्यादा दर्द की बात और कुछ हो नहीं सकती है। बहुत ही मतलब बड़ी पीड़ा की बात है, ये पीड़ा की बात है। एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया इन्होंने, ख़त्म करते जा रहे हैं। और भ्रष्टाचार की आपको बताऊं, पिछली सरकार के टाइम में एक बफर स्टॉक का सौदा हुआ था, उसके लिए उन्होंने आसमान उठा दिया था सर पे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसमें भ्रष्टाचार नहीं था, उसकी जांच हुई है, लेकिन इन्होंने अभी जो रफाल का सौदा हुआ है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार देश में आज तक नहीं हुआ है। मगर मजाल है कोई इनको कह दे, इनको अगर किसी ने कह दिया कि तुम भ्रष्टाचारी हो, तो अगले दिन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबके छापे उसके ऊपर पड़ेंगे। बेशर्मी है ये, बिल्कुल बेशर्मी है। किसी को दबाना, अपने आप को तानाशाह तरीके से अपने आप को सही साबित करना, इससे घटिया कुछ मानसिकता हो नहीं सकती है। वर्तमान सरकार ने देश को इतना कमजोर कर दिया है। पिछली सरकारों ने बेशक भ्रष्टाचार किया है, लेकिन उन्होंने काफ़ी काम भी किए थे, काफ़ी काम किए थे। इन्होंने किया कुछ नहीं है, जो उनके किए हुए थे उनको बर्बाद और किया है। जो कुछ बने थे संसाधन, उनको ख़त्म कर दिया है। ये आज देश में 1 मैन शो चल रहा है। यानी जो बीजेपी है, इसके दल के अंदर, यानी पार्टी का भी मुखिया ये नहीं है प्रधानमंत्री महोदय, मुखिया कोई और है, मगर पार्टी को भी यही चला रहे हैं और सरकार को भी ये चला रहे हैं। सरकार में मंत्रियों का कोई महत्व नहीं है, वो नाम के हैं, टोटल के हैं। किसी मंत्री की कोई औकात नहीं है, किसी मंत्री की कोई हैसियत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री की गलत नीति का विरोध कर सकें। अगर ये किसी मंत्रालय के मंत्री हैं तो अपने एटलीस्ट अपने मंत्रालय के बारे में इनको पता होना चाहिए। कुछ गलत है तो इनको आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि इनकी भी दुकान चल रही है। ये समझते हैं तुम काबिल नहीं थे, इन्होंने तुम्हें मंत्री बना दिया, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए, क्या लेना देश से, देश भाड़ में जाता जाने दो। ये मानसिकता है आज इस पार्टी की, इस पार्टी के सांसदों की, इस पार्टी के विधायकों की। और आप किसी भी राज्य में देख लीजिए। और सबसे बड़ी घटिया बात यह है कि ये मानते नहीं है कि ये गलत हैं, बिल्कुल नहीं मानते। जिसने इसको गलत कह दिया उसका इलाज अगले दिन कर देते हैं। ये या तो छापे पड़ेंगे या उसको दुनिया से पहुंचा देंगे ऊपर। ये है इस सरकार की मानसिकता। इतनी गंदी मानसिकता की सरकार को हम लोग ज़्यादा दिन नहीं झेल पाएंगे, बहुत हो चुका है अभी हमारे, यानी कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और क्या होगा कि 8 साल होने के बाद आज तक देश नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ तरक्की एक दिन भी देखने को नहीं मिली है। अर्थव्यवस्था देखो इन्होंने कहाँ पहुँचा दी है, नफरत इन्होंने कहाँ पहुँचा दी है। आज देश को जाति में, धर्म में बांटा जा रहा है, अमीर में, गरीब में बांटा जा रहा है, सब में नफरत फैलाई जा रही है। किसी एक वर्ग के पीछे लग जाएंगे, उसको बर्बाद करके छोड़ते हैं। ये है आज मानसिकता। तो ये मतलब हमारे ऊपर, देश के ऊपर इतना बड़ा गंभीर संकट पहले कभी नहीं आया है। जो आज जिस दौर से देश गुजर रहा है, इतना बड़ा संकट कभी नहीं आया है, इतनी गैर जिम्मेदारी कभी नहीं आई है। विधानसभा चुनाव होते हैं राज्यों में,
बिल्कुल माहौल कहीं सबको पता है किस पार्टी की वहां पर लीड चल रही है, किस पार्टी का माहौल बना है, लेकिन आज तक किसी को उठने नहीं दिया इन्होंने। पूरी तरह से इन्होंने तमाम संवैधानिक संस्थाओं को अपनी मुट्ठी में करके रखा है। आज कोई भी संवैधानिक संस्था इंडिपेंडेंट नहीं है, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो ईडी है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है। बस एक अदालत को ये शायद अभी तक नहीं कंट्रोल कर पाए हैं। अगर वो भी ले लिया तो देश में कुछ बचेगा नहीं। इस वक्त अगर कुछ देश बचा है तो वो केवल न्यायालय है। इवन सेनाओं को भी इन्होंने गुलाम बनाना शुरू कर दिया है। अब आप सबको याद होगा एक स्कीम लाई है ये अभी, अग्निपथ अग्निवीर, ये स्कीम लाई है जो कि बहुत बड़ी घातक सिद्ध होगी ये देश के लिए, घातक सिद्ध होगी। मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ क्योंकि मैं भारतीय सेना का सिपाही रहा हूँ। ये सेना को कमज़ोर करने की साजिश है, हमारी सुरक्षा को कमज़ोर करने की साजिश है, क्योंकि इनको देश से लेना नहीं है, देश की सुरक्षा से इनका कोई वास्ता नहीं है, ये भाग जाएंगे। प्रधानमंत्री महोदय देखिए, जब कोई आदमी कोई काम करता है, किसी ने खेती करनी है या कुछ और काम करना है या किसी ने हथियार चलाना है, तो वो हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेता है, हथियार चलाने की प्रैक्टिस करता है कुछ दिन तक। गाड़ी चलानी है तो गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग लेता है, उसके बाद वो गाड़ी चलाता है धमाके से। तो प्रधानमंत्री महोदय भागने की ट्रेनिंग ले रहे हैं 8 साल से, हर रोज विदेशों में जाते हैं। क्या काम करके लाए? अगर कुछ लाए हैं तो मुझे बताइए आप। 8 साल में ये देश के लिए क्या लाए हैं बाहर से? यात्राएं, अरबों रुपया इन्होंने देश का खर्च कर दिया है अपनी यात्राओं पे, क्योंकि इनको भागना है एक दिन। देश को बर्बाद करके जिस दिन देश इनको लग गया अब खत्म हो गया है, ये उड़ान भर के भाग जाएंगे। उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री 8 साल से कि कैसे कैसे भागना है, कौन से जहाज में भागना है, कैसे बैठना है, कहाँ उतरना जा करके, ये उसी में लगे हैं। देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये बात शायद अटपटी लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि ये जिस दिन भागेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इसीलिए ट्रेनिंग ले रहे थे। ये भागने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, और कुछ काम की ट्रेनिंग लेते तो काम करके दिखाते। कुछ काम किया नहीं है इन्होंने, क्योंकि काम करना चाहते नहीं है। तो ये देश को बर्बाद करेंगे, उस लाइन पर लगे हुए हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप सच में देशभक्त हैं तो इस देश को बचा लीजिए। ये लोग देशभक्त नहीं है, ये नकली देशभक्ति बता रहे हैं अपनी। ये देशभक्त होते तो अंग्रेजों का साथ नहीं देते। हमारे महान शहीदों को ये आतंकवादी नहीं बताते अगर ये देशभक्त होते। आज अपने आप को ये राष्ट्रवादी बोलते हैं, ये नकली राष्ट्रवादी हैं। क्या जानते हैं ये राष्ट्रवाद क्या चीज होती है? देश प्रेम क्या होता है ये जानते ही नहीं है। देश प्रेम किसी ने किया होगा तो वो जानेगा। इन्होंने तो नफरत की है, हमेशा नफरत की है, और नफरत औरों को भी सिखाई है। तो वो आदमी प्रेम को क्या जानता है, वो संस्कारों को क्या जानता है? इन्होंने देश को आज ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से वापस लौटना बहुत बड़ा संघर्ष करना होगा। और ऐसा नहीं है, इस देश के अंदर 140 करोड़ लोगों में एक से एक काबिल लोग बैठे हैं, एक से एक बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन वो पीछे क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने राजनीति को इतना गंदा बना दिया है, तो वो अच्छे लोग इस गंदगी की तरफ आना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन हमें इस राजनीति को शुद्ध करना होगा। अगर देश को बचाना है तो हमें राजनीति को शुद्ध करना होगा। मैं आपसे विनती करूंगा, और इस शुद्ध करने के लिए देखिए, एक सैनिक जब बॉर्डर पर खड़ा होता है तो उसके लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है। सामने दुश्मन की गोली है और इधर हमारी छाती है, और दुश्मन की गोली में और हमारी छाती में बहुत ज़्यादा फासला नहीं है, कुछ मीटर का फासला है। मगर वो सैनिक वहाँ डगमगाता नहीं है, बिल्कुल डगमगाता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है मेरे भरोसे पर मेरा देश मेरे पीछे सोया हुआ है आराम से, वो मेरे भरोसे पर सोया है। मैं इस दुश्मन को यहीं ढेर कर दूंगा, अपने देशवासियों तक नहीं जाने दूंगा, ये जज्बा है। लेकिन दुख उस वक्त होता है कि वो सैनिक जिसकी रक्षा कर रहे हैं, उन्हीं में से कुछ लोग यहाँ देश को लूट रहे हैं, देश को कमजोर कर रहे हैं, देश में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। इन लोगों ने 8 साल में इतना पीछे पहुंचा दिया है देश को, इतना पीछे कर दिया है, इतना कमजोर कर दिया है। वरना भारत बेसिक भ्रष्टाचार चल रहा था, लेकिन भारत फिर भी धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था, और आज देश में कुछ नहीं बचा है। सारे जुमले साबित हुए। इन्होंने जब 2014 के चुनाव लड़े थे प्रधानमंत्री महोदय ने, तो ये 13 सितंबर को 13 सितंबर को ये पीएम कैंडिडेट चुने गए थे। सबको पता है क्या संघर्ष हुआ था उसमें। इसने तो मतलब इन्होंने उनको भी साइडलाइन कर दिया जिन्होंने इनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिन्होंने राजनीति सिखाई है, उनको साइडलाइन कर दिया है। ये राजनीति में किसकी वजह से है उनको भी भुला दिया, भुला नहीं दिया, रुला दिया उनको। तो ऐसी किस्म की ऐसी प्रवृत्ति का इंसान देश का भला कभी कर नहीं सकता है।
कभी नहीं कर सकता। ना इनको परिवार का तजर्बा, परिवार है ही नहीं, अपनी पत्नी की कभी इज्जत नहीं की इन्होंने, तो ये दूसरियों की क्या क्या इज्जत करेंगे, बहन बेटियों की क्या इज्जत करेंगे। इन्होंने उस बेटी की इज्जत नहीं की है जिसको ये शादी करके लाए थे, तो ये दूसरी बहन बेटियों का क्या। और आप देख लीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इनका एक नारा था। आप बता दीजिए, पूरे देशवासियों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, 140 करोड़ लोगों से, इन्होंने बेटियों को कितना बचाया है, कितनी सुरक्षा दी है बेटियों को। आज इनके खुद नेता हमारी बहन बेटियों के साथ कितनी गंदगी मचा रहे हैं, ये किसी से छिपी नहीं है, किसी से छिपी नहीं है। केवल तानाशाही चल रही, पूरे देश में तानाशाही है, और तानाशाही के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है, संविधान में कोई जगह नहीं है। मगर इन्होंने संविधान को आज तक बाहर निकाला ही नहीं है, संविधान को बंद करके रखा है संविधान के मुताबिक। और ये कहते हैं कि हम संविधान से देश चला रहे, कहाँ संविधान से चला रहे। संविधान में पाप कहाँ लिखा है, संविधान में नफरत कहाँ लिखी है। संविधान में तो एक दूसरे को सहयोग करना लिखा है। और इनका सहयोग आप देख लीजिए, एक महामारी आई थी अभी, 2 साल देश ने झेला है, झेला तो पूरी दुनिया ने है, लेकिन मैं देश की बात बताऊं, वो महामारी प्रधानमंत्री महोदय की देन थी। ये खुद लाए उस महामारी को, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। वुहान सिटी से 30 जनवरी 2020 को पहला केस आया था केरला में, उसके बाद 3 फरवरी को 2 केस और आए। अगर प्रधानमंत्री महोदय जिम्मेवारी समझते, देश को अपना मानते, तो उसी वक्त इनको इंटरनेशनल जर्नी पर बैन लगा देना चाहिए था। ये बीमारी आगे नहीं बढ़ती, मगर नहीं किया, क्योंकि इनको देश से क्या लेना देना है। इनके जो चहेते थे राष्ट्रपति ट्रंप, उनको आना था, नहीं लगाया इन्होंने बैन, और वो भी 24 फरवरी को आगे आने के बाद वो भी चले गए। 2 जगह पर वो क्या दे के गए हैं आप देख लीजिए। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में प्रोग्राम था, लाखों लोग वहां संक्रमित हुए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जो लोग आए थे उनमें से काफी संक्रमित थे, ऐसी हमें रिपोर्ट मिली थी। वहां से वो अहमदाबाद से आगरा गए हैं, यही हाल आगरा में हुआ है। चलिए वो भी चले गए, उसके बाद भी 1 महीना सोते रहे प्रधानमंत्री महोदय। क्या देश के प्रधानमंत्री को नींद आ जाएगी जब देश में समस्या आई है? फिर भी सोते रहे, और 24 मार्च को अचानक प्रकट होते हैं 8 बजे, और रात 12 बजे से इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। उनको जरा सा भी ये रहम नहीं आया कि इस देश में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो सुबह कमाने जाएंगे, शाम तक कुछ दिहाड़ी लेके आएंगे, तब उनके घर में चूल्हा जलेगा। प्रधानमंत्री सोचते हैं जैसे इनको मुफ्त का राशन मिल रहा है, ऐसे उनको भी मिल रहा होगा। बहुत अफसोस की बात है। और वो लॉकडाउन कितना झेला है जनता ने, कितनी पीड़ा झेली है, रास्ते में कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। क्या प्रधानमंत्री महोदय जिम्मेवारी लेंगे उनकी? सच में लेनी चाहिए। उनकी मौत के जिम्मेवार प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कोई लेगा इनकी जिम्मेवारी? कौन लेगा? तो मैं यानी अब कितना इनके बारे में बताऊं आपको, बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है। आप जितना याद करोगे उतना दर्द बढ़ता जाएगा। अब ये सेना को कमजोर करने की साजिश चली है, लेकिन हम इसको खत्म करा के रहेंगे। किसानों को भी इन्होंने दर्द दिया था। 13 महीने के करीब किसान यहाँ दिल्ली के चारों तरफ बैठे रहे काले कानूनों को रद्द कराने के लिए, और आखिर में प्रधानमंत्री को झुकाया, प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी, और वो काले कानून वापस लेने पड़े। ये भी अग्निवीर और अग्निपथ भी हम वापस करा के रहेंगे, क्योंकि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम इसको भी वापस कराएंगे। तो ये आपको मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि फौजी जनता पार्टी का जन्म क्यों हुआ है। इसका जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि आपने देखा होगा, जब भी देश में कहीं दिक्कतें आती हैं, कहीं अकाल पड़ गया या कहीं प्रशासन फेलियर हो गया, तो वहाँ सेना को बुलाते हैं, और सेना बखूबी सब कुछ ठीक करती है। और इसी मुताबिक अब देश में एक राजनीतिक सूनापन आ गया है, और लोगों ने, पूरे देशवासियों ने, काफ़ी लोगों ने हमसे मिला, हमारे से मिलकर बात किया है कि आप लोग सैनिक ही देश को बचा सकते हैं, और नहीं तो देश खत्म हो जाएगा। सभी देशवासियों की भावनाओं की कदर करते हुए सैनिक, जितने भी भूतपूर्व सैनिक थे, सिपाही से लेकर जनरल तक, हम लोगों ने मीटिंग की है, एक नहीं है कई मीटिंगें की हैं, और फाइनली देश की जनता के साथ मिलकर के इस पार्टी का गठन किया गया। फौजी जनता पार्टी, यानी फौजी और देश की जनता, फौजी जनता पार्टी। और इसका मकसद केवल यही है कि देश की राजनीति को स्वच्छ शुद्ध करना है, इस गंदगी को खत्म करना है। इस देश में गरीब जो रिमोट में रह रहा है, जिस दिन वो ये कहेगा ये देश मेरा है, देश की सरकार मेरी है, क्योंकि मैंने सरकार को चुना है और मैं ही इसे चला रहा हूं, जिस दिन वो ये कहेगा, उस दिन देश को कोई रोकने वाला नहीं है, देश की तरक्की को कोई रोकने वाला नहीं है। उस दिन देश विश्व शक्ति बन के रहेगा।
उस दिन महान शहीदों के सपनों का भारत बन के रहेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं आपसे निवेदन करूँगा, आप सब अपना योगदान दें, फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बने, क्योंकि आज देश ऐसे मोड़ पर पहुँच गया है कि हम और ज़्यादा देरी करेंगे तो शायद हमें पछताने का भी समय नहीं मिलेगा। आप ज़्यादा देरी ना करें, तुरंत फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बने और इस गंदगी को हमने ख़त्म करना है, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है। ये जो सौदेबाजी हो रही है आज राजनीति में, पहले टिकटें बिकती हैं, फिर वो रिश्वत दे करके चुने जाते हैं और उसके बाद देखिए कितना बड़ा धोखा, वही जो चुना हुआ प्रतिनिधि है अपने आप की बोली लगवा देता है, दूसरी पार्टी में चला जाता है, दूसरी पार्टी उसको खरीद लेती है। ये माहौल इस वर्तमान दल ने, वर्तमान केंद्र सरकार ने भट्ठा बैठा के रखा, देश का सत्यानाश कर दिया। इन्होंने इतनी गंदगी फैला दी है कि ये सीटें अगर नहीं जीत पाए, कुछ कम रहेगी, तो दूसरी पार्टी से खरीद लेते हैं, सौदेबाजी करते हैं, क्योंकि सौदेबाजी में इनसे ज़्यादा कोई नहीं है। ये गंदगी हमें ख़त्म करनी होगी, ये मिटानी होगी ये गंदगी, वरना कुछ नहीं बचेगा। आज हम अपने युवाओं को क्या शिक्षा दे रहे हैं? बेईमानी की, झूठ की, गंदगी की, भ्रष्टाचार की, ये ट्रेनिंग दे रहे हैं हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे या बढ़ाएंगे इसको? तो मेरी आपसे निवेदन है, मैं आपको वचन देता हूँ, फौजी जनता पार्टी कभी आपको नीचा नहीं देखने देगी, कभी आपकी भावनाओं पर ठेस नहीं पहुंचेगी। आप फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनेंगे, आपको अपने आप पर गर्व महसूस होगा, आपको ये फख्र महसूस होगा कि आप देश का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। ये सच में हमारी असली आज़ादी का संघर्ष है। जो आज़ादी आज तक देश जिससे बिल्कुल खाली हाथ है, वो आज़ादी हम लेके रहेंगे, गंदगी को हम खत्म करके रहेंगे। अगर आप सब साथ आते हैं तो ये लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। आप इनके जुमलेबाजी से इनसे बिल्कुल परहेज कर लीजिए। इनके पास सिवाय जुमले और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास। खरीदने के लिए है, बेचने के लिए, मतलब आप देख लीजिए, जिस दिन से आए हैं विधायक खरीद रहे हैं, सांसद खरीद रहे हैं, और देश की जो संस्थान है उनको बेच रहे हैं। ये खरीद फरोख्त का धंधा है, केवल यही करने आए हैं। ये सौदागर हैं, सौदेबाजी करते हैं, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारी आने वाली पीढ़ी ये ना कहे कि उनके बुजुर्ग अभी इस गंदगी को देख कर बर्दाश्त कैसे कर रहे थे, उन्होंने इलाज क्यों नहीं किया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनिए और इस गंदगी को ख़त्म करने में अपनी जो आहुति है वो डालिए, अपना जो आपका एक महत्वपूर्ण योगदान है वो दीजिए, ताकि महान शहीदों के जो आज खून के आंसू निकल रहे हैं, धरती माता के, भारत माता के खून के आंसू निकल रहे हैं, इनको हम रोक सकें, इन आंसुओं को हम हमेशा के लिए रोक सकें। तो ये आज देश को, भारत माता को आप सबकी ज़रूरत है, फौजी जनता पार्टी को आपकी ज़रूरत है। आप फौजी जनता पार्टी को अपनी समझिए, तुरंत इसका हिस्सा बनिए और इस गंदगी को हम हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। इसमें जब तक गरीब, मजदूर, जवान और किसान इसके प्रतिनिधि नहीं बनेंगे, सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे, प्रशासन का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता है। और जिस दिन गरीब, मजदूर, जवान, किसान ये सच्चे जनप्रतिनिधि के तौर पर चुन के जाएंगे, उस दिन देश की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है, उस दिन भारत की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है। और हम भारत को विश्व शक्ति बना कर रहेंगे, महान शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण करके रहेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप अपना योगदान देंगे, तुरंत फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।